नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है मशीनी अनुवाद एक परिचय। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं मशीनी अनुवाद का आशय और स्वरूप। दूसरा बिंदु है सूचना प्रसरण और सूचना रूपांतरण तथा अनुवाद। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा में हम करेंगे कंप्यूटर एवं भाषा। उसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर भाषा और मानव भाषा, यानी ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब उसके अतिरिक्त कंप्यूटर समर्थित अनुवाद, कंप्यूटर एडेड और मशीन एडेड ट्रांसलेशन एंड ह्यूमन पर्सपेक्टिव, या इसको दूसरे ढंग से हम समझने की कोशिश करें मशीन समर्थित मानव आधारित अनुवाद, और इसके साथ मानव समर्थित मशीन आधारित अनुवाद, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन एंड ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मशीनी अनुवाद की सीमाओं की, और फिर हम चर्चा करेंगे कि मशीन और अनुवाद के बीच के क्या समन्वय के कारक हैं, और फिर हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि मशीनी अनुवाद कितना उपयोगी और कितना सीमित है। तो हम चर्चा जारी करते हैं। दुनिया भर में हजारों भाषाएं हैं और कई 100 करोड़ लोग निवास करते हैं, और उनके बीच संप्रेषण होना है, आदान प्रदान होना है। तो ये कैसे संभव है? तब हम देखते हैं कि इसकी संभावना तभी बन सकती है कि जब विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन उसके साथ साथ बिना यंत्र की सहायता के, बिना मशीन की सहायता के ये संभव नहीं है कि हर तरह की सूचनाएं उसमें संप्रेषित कर दी जाए। तो मशीनी अनुवाद की आवश्यकता इसलिए है कि हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में ज्यादा संख्या में लोगों तक कैसे पहुंचा सके, ये उसकी आवश्यकता है। तो जब हम कंप्यूटर एडेड या मशीन एडेड ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो हमारा सरकार यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक अपनी बात को, अपने संदेश को, अपनी सूचनाओं को शीघ्रता से, त्वरित गति से, ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली अगर हम संप्रेषित कर सकें, तो जिस यंत्र की सहायता से ये कार्य संपन्न होगा, उस पूरी प्रक्रिया को हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। उसको हम मशीन ट्रांसलेशन के रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन की आवश्यकता इसलिए भी है कि कई बार सूचनाएं ऐसी होती हैं जिसमें बिल्कुल ठीक वैसे ही सूचनाएं प्रस्तुत करनी है, जिसमें विचारों का, संवेदनाओं का और अभिव्यक्तियों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है। बिल्कुल जैसे सूचना कहीं संप्रेषित करनी है कि ये 500 रुपए का नोट, तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है कि कोई अर्थ बदल दिया जाए। तो इस तरह से, या कोई ट्रेन जा रही है, कब बस कहाँ से चलेगी, कहाँ तक पहुंचेगी, क्या उसके रास्ते हैं, ये बताने के लिए किसी बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा सुनियोजित तरीके से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की सूचनाओं के प्रसारण के लिए जो सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक माध्यमों से किए जाते हैं, ऐसी सूचनाओं के अंतरण के लिए मशीनी अनुवाद अत्यंत उपयोगी और सहायक होता है, हो सकता है, हो रहा है, और भविष्य में और ज्यादा इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मशीनी अनुवाद जब हम कहते हैं तो किसी यंत्र के सहयोग से, और जाहिर सी बात है कि आज जब हम इस तरह के यंत्र की चर्चा कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर ही है। क्यों कंप्यूटर है? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सी प्रणालियां होती हैं, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत सहायक हो सकती है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे
अभी हम चर्चा करें कि सूचना का तकनीकी अंतरण। किसी इंफॉर्मेशन को, ये एक चर्चा का बिंदु भी हो सकता है कि सूचना का तकनीकी अंतरण, हाउ टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और मैसेज थ्रू द मीडियम ऑफ ए टेक्निक, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, या फिर अन्य किसी माध्यम से। तो इस तकनीकी माध्यम से जब हम सूचनाओं को पहुंचाते हैं तो ये एक तरह से मशीनी अनुवाद कहलाता है। अब इसमें हम जानते हैं मेमोरीज काम करती हैं। क्यों करती हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, इसकी सूचनाएं, इसकी स्मृतियां इतनी होती हैं, इतनी विपुल मात्रा में सूचनाएं वो एकत्रित कर देती है कि उसका उपयोग बहुत बड़ी में, व्यापक पैमाने पर, विशाल समुदाय तक सूचना का संप्रेषण करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उदाहरण के लिए इसी को देख लीजिए। क्लासरूम में एक स्थान पर, एक जगह पर रुक करके अगर सूचना देनी होती तो ये संभव शायद नहीं होता। हम सुदूर स्थित होकर के आप लोगों तक सूचनाएं संप्रेषित कर रहे हैं, ये मशीन की सहायता से होगा। अब अगर इसी को मान लीजिए कि हम अन्य किसी अनुवाद के माध्यम से बताएं, अभी मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और इसको तत्काल आपको मलयालम में या तेलुगु में या तमिल में या अंग्रेजी में संप्रेषित करना है, तो कैसे ये संभव होगा? क्या मनुष्य की सहायता से ये अनुवाद इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप लोकसभा का उदाहरण देखते हैं। लोकसभा में ये व्यवस्था है कि एक जो संसद सदस्य या माननीय मंत्री जी या लोकसभा अध्यक्ष जब अपने विचार रखते हैं, तब दूसरा संसद सदस्य एक ईयरफोन के माध्यम से अपनी भाषा में, अपने परिचय की भाषा में, जिनमें वो प्रणालियां विकसित कर ली गई हैं, सूचनाएं, उसका सारांश, बिल्कुल आवश्यक नहीं कि वही सारी सूचनाएं, लेकिन उसका सारांश और उसका संक्षिप्त परिचय वो प्राप्त कर लेता है कि आखिर क्या सूचना दी जा रही है। तो इस दृष्टि से मशीनी अनुवाद की आवश्यकता होती है और मशीनी अनुवाद अत्यंत उपयोगी भी होता है। इस दृष्टि से इसको समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। अब हम आते हैं इसको समझने के लिए कि असल में ये जो मशीन ट्रांसलेशन है वो किस रूप में उपयोगी होता है, ये किस तरह से उपयोगी होता है, किस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, सक्षम है। इसको समझने के लिए हम कहें तो बता सकते हैं कि ये जो सूचनाओं का अंतरण है, ये सूचनाओं का अंतरण इस दृष्टि से उपयोगी होता है कि व्यापक संख्या में, व्यापक जनसंपर्क तक, व्यापक जन समुदाय तक ये संबोधित हो सकता है, अंतरित हो सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर और उसकी भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा कैसे होती है? कंप्यूटर की भाषा में भी वही कोडिफिकेशन होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है, मानव भाषा, और कंप्यूटर की भाषा में भी चीजें होती हैं, लेकिन उसकी सीमाएं क्या है? उसकी सीमाएं ये होती हैं कि हम जो है उसको इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें कि कंप्यूटर एक सुनियोजित प्रदत्त भाषा को ही ग्रहण करता है, उसको ही समझ सकता है, उसको ही जान सकता है, उसको ही वो अभिग्रहित कर सकता है, उसको ही वो पहचान सकता है। जो उसकी मेमोरी में या जो उसके कार्ड में, जो सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होते हैं, उसी को ही वो जान सकता है, उसी को ही वो समझ सकता है, उसी को ही व्याख्यायित कर सकता है। इसीलिए हम जानते हैं कि क्या एक स्थिति होती है कारपोरा बिल्डिंग। कारपोरा बिल्डिंग क्या कहलाती है? कारपोरा बिल्डिंग ये कहलाती है कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसी संरचनाएं उसमें भरी होती हैं, उसको बताया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको जाना जाता है, और उनके माध्यम से हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जान जाते हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं और उनका विश्लेषण भी कर करके बता देते हैं। और ये उपयोगी कैसे होता है कि जो कारपोरा बिल्डिंग होती है, जैसे दो भाषाओं के बीच में ही होगा, तो कारपोरा एक बना दिया जाता है और उस कारपोरा के माध्यम से वो अंतरित हो जाता है, उसमें संप्रेषण संभव हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये कारपोरा कितना उपयोगी होता है मशीनी अनुवाद के साथ साथ दूसरे अनुवाद के क्षेत्रों में, उसके निकायों में। तो अब जरूरत क्या होती है? मानव भाषा और मशीनी संकेत
संकेत तीन तरह से काम करते हैं। संकेत एक तो साइन होते हैं, मतलब चिन्ह होते हैं। दूसरा क्या होता है, उसका विश्लेषण होता है। और तीसरा क्या होता है, उसका भाष्य होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो साइन जो कंप्यूटर की भाषा होती है या मशीन की भाषा होती है, उसमें तीन तरह की प्रविधियां होती है। एक तो कुछ साइन होते हैं, एक तरह से बने रहते हैं, और उस संकेतों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसके सिंबल हैं। और उस सिंबल के साथ साथ कुछ इंटरप्रिटेशन होते हैं, कुछ उसमें अन्य बातें होती हैं, और कुछ उसका विश्लेषण भी किया जाता है, उसको समझाने की कोशिश की जाती है। तो क्या सिर्फ कंप्यूटर के सहयोग से ही, या क्या सिर्फ केवल कंप्यूटर की सहायता से, मशीन की सहायता से अनुवाद संभव है? तो फिर हम जान जाते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो क्या तरीका अपनाया जाता है? ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन और फिर मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है। यानी मानव समर्थित मशीनी अनुवाद, और दूसरा मशीन समर्थित मानवीय अनुवाद, मानवकृत अनुवाद। अब इसको ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन को पहले समझें। जो ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन यानी मानव समर्थित मशीनी अनुवाद है, उसमें क्या किया जाता है कि मशीन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि एक बल्क में बड़ी संख्या में अनुवाद कार्य करना है और बहुत लोगों तक उसको पहुंचाना है, ज्यादा जल्दी से जल्दी अनुवाद कार्य पूरा करना है, तो मशीन की सहायता से अनुवाद हो सकता है। लेकिन इसका जो बेस स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, वो मनुष्य ही बनाएगा। इसीलिए ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन क्या करेगा, उसमें जो टूल्स डिवाइसेज हैं वो मनुष्य ही विकसित करता है। इन टूल्स डिवाइसेज को विकसित करने के पीछे का नजरिया क्या है, तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि मशीन को इस तरह से परिपुष्ट कर दिया जाए कि वो सूचनाओं को संप्रेषित कर सके, व्यक्त कर सके और उसका संप्रेषण कर सके, उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तब क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हो जाता है कि मनुष्य उसमें पहले भूमिका बना ले। जैसे ये देख ले कि कौन कौन से जटिल शब्द हैं जिनका मशीन अपनी सुविधा से स्वतः अनुवाद नहीं कर पाएगी। तब उसे स्पष्ट पता चल पाएगा कि मशीनी अनुवाद की क्या स्थिति होती है, मशीन कैसे उपयोगी होता है, मशीन कैसे कार्य करता है, मशीन कितना समर्थ है, कितना सक्षम है। इस दृष्टि से देखें तो मशीन में जो मनुष्य है वो कारपोरा को समन्वित कर देता है। एक साथ ही जैसे विभिन्न भाषाओं की प्रकृति को देखते हुए जो कॉमन ट्रेंड्स हैं, जो उसमें डिवाइसेज हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इन सबको समन्वित कर दिया जाता है और फिर एक तरह का ऑपरेशनल डायरेक्शन दे दिया जाता है, एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। तब मशीन उसमें अपनी सुविधा से अनुवाद कर देती है और इस तरह की का जो अनुवाद होता है वो ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे किसी भावना के लिए कोई शब्द अगर उसमें रखना है, किसी विशेष अभिव्यक्ति के लिए कोई शब्द रखना है, किसी स्पेसिफिक कल्चरल पर्सपेक्टिव को लेकर के, विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े हुए किसी शब्द को लेकर के अगर कोई अर्थ निरूपित करना है, उसका संप्रेषण करना है, तब हम जानते हैं कि किस तरह का अनुवाद संभव है। तब उस तरह से वो ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन ही कर सकता है, संभव हो सकता है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम पाते हैं कि असल में ये जो ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि मनुष्य ने कुछ सूचनाएं, कुछ डायरेक्शंस दे दी और कंप्यूटर अलग अलग दिशा में भी भटक गया, तो उसके लिए फिर वेटिंग और एडिटिंग की जरूरत होती है। उसमें फिर उसका निरीक्षण और संपादन करना आवश्यक होता है। तो इसलिए पूरी तरह से मशीन पर ये छोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर यहाँ ये बताएं कि मशीनी अनुवाद की ये भूमिका कहाँ हो सकती है। कविता के अनुवाद के लिए नहीं हो सकती, कहानी के अनुवाद के लिए संभव नहीं है। तो क्या है कि सूचनाएं प्रसारित करने के लिए, जैसे कि कल बाजार बंद रहेगी,
ये सूचना प्रसारित करनी हो तो मनुष्य ने थोड़ी सी भूमिका उसमें बनाई और थोड़ा सा सहयोग किया तो कंप्यूटर या मशीन वो अनुवाद कर देती है। तो ये जो है बहुत सहज है, बहुत बोधगम्य है और इजिली एक्सेसिबल है। इसलिए बहुत से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। आंग्ल भाषा, उसके अलावा भाषा, फिर जो है भाषा है, और आईआईटी मुंबई से निकला हुआ, आईआईटी कानपुर से, और उसके अलावा सेतु, तो कई तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए हैं। और अनुसार का है एक प्राइवेट जो है आईआईटी के सहयोग से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सहयोग से इस तरह की प्रणालियां विकसित हुई हैं भारत में भी और विदेशों में भी, जिसकी सहायता से बहुत व्यापक स्तर पर अनुवाद कार्य हो सकते हैं, संभव है, होते हैं। अब क्या होता है कि जब कंप्यूटर एडेड या मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन की बात आती है तब ये ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ने जो सहायता दी और अंतिम परिणाम अगर आउटपुट कंप्यूटर को देना है तो शायद उसमें कुछ समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो कंप्यूटर एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन होता है, यानी कंप्यूटर आधारित या मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन होता है, मशीन आधारित मनुष्य के द्वारा किया गया अनुवाद होता है, मानव अनुवाद होता है, वो ज्यादा व्यवस्थित होता है। कैसे होता है कि आपने कुछ सूचनाएं, कुछ डाटा उसमें प्रोसेसिंग करवा दी और आखिरकार आपके पास ही आता है। तो मनुष्य के पास ये सुविधा होती है कि वो परिस्थिति, परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के आधार पर उसकी व्याख्या कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसको समझ सके, उसको जान सके और उसका अपने ढंग से औचित्य निर्धारण कर सके। ये स्थितियां बनती हैं और ये ज्यादा उपयोगी होती हैं। यहाँ फिर मैं कहूँगा कि इसके लिए भी कहाँ आवश्यकता है, क्या जरूरी है। इसके लिए भी जरूरी ये है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको समझे और जाने और व्याख्यायित करे कि क्या ये संभव है, क्या ये संभव नहीं है, कितना इसमें जोड़ा जा सकता है, कितना घटाया जा सकता है। जैसे जो उदाहरण दिए जाते हैं वो असल में यही उदाहरण होते हैं जो मनुष्य भी बिना संदर्भों को समझ करके जब अनुवाद करता है तो मशीनी अनुवाद के समान ही अनुवाद वो हो जाता है, यंत्रवत। तो मशीन जैसे डू एज डायरेक्टेड की शैली में जो भी कार्य होता है वो मशीनी हो जाता है। तो जब हम कोई कार्य कहते हैं ये यंत्रवत है, ये मशीनी है, तो उसकी सीमा इस संदर्भ में है कि वहाँ मेंटल एप्लीकेशन नहीं होता, मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, उसमें मानसिक भूमिका उसमें नहीं रहती है और उस मानसिक भूमिका के अनुसार उसको समझने की कठिनाइयाँ बनी रहती है। उसके रागात्मक तत्वों का उसमें संप्रेषण नहीं होता है, उसमें वो बातें नहीं आती हैं, और वो चीजें जब नहीं आती हैं तब फिर समस्या आ जाती है और उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए वो मनुष्य ही कर पाता है। तब हम देखते हैं कि वो कैसे निर्धारित हो, उसका निष्पादन कैसे हो, उसका डिस्पोजल कैसे हो। तब हमको लगता है कि मनुष्य का विवेक उसमें आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि जो संश्लिष्ट अर्थ है, जो कॉम्प्लेक्स मीनिंग वाले सेंटेंसेज हैं, वो उससे दूर रखे जाए। उसके अलावा जो कंपोजिट स्ट्रक्चर के, कंपोजिट मीनिंग वाले जो शब्द हैं, यानी संश्लिष्ट अर्थ पर जो शब्द है, उनको भी उसमें नहीं शामिल किया जाए, उसको हटा दिया जाए। दृष्टि से देखा जाए तो हम जानते हैं कि ये जो अनुवाद कार्य है वो मशीन के द्वारा जब किया जाता है, उसके माध्यम से जब संचालित होता है, तब फिर उसमें जो कठिनाइयां आती हैं वो उसकी सीमाओं को व्याख्यायित करती है। और ये सीमा इस संदर्भ में प्रस्तुत होती है कि वो हमें अनेक कठिनाइयों की ओर ले जाती है। और इसीलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो मशीनी अनुवाद की सीमाओं की ओर भी हमारा ध्यान जाता है। अब इसी संदर्भ में मशीनी अनुवाद की सीमाएं हम बताते हैं। मशीनी अनुवाद की सीमाएं क्या है? मशीनी अनुवाद असल में एक सीमित संदर्भ में अनुवाद की उपयोगिता बता सकता है, अनुवाद की सीमा बता सकता है, अनुवाद का
संदर्भ बता सकता है, अनुवाद के मूल्यों को बता सकता है, अनुवाद की प्रासंगिकता को बता सकता है, लेकिन सही ढंग से अनुवाद नहीं कर सकता है। ये सही ढंग से अनुवाद जो संभव नहीं हो पाता है, उसकी क्या परिस्थितियां, उसके क्या कारण है, इसको भी संदर्भ में समझने की जरूरत है। यह जरूरी इसलिए भी है कि हम अनुवाद की सीमाओं को समझ सकते हैं। तो हम उल्लेख करते हैं दो स्थितियों की। एक होता है कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव और एक होता है लिटरल पर्सपेक्टिव। इसी को दूसरे रूप में व्याख्यायित करने की कोशिश कौन करता है? इसको भाषा के दो स्वरूप बताने की कोशिश करते हैं। एक विचारक चिंतक है आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स का कहना है कि दो तरह की भाषाएं होती हैं, एक रेफरेंशियल यूज ऑफ मीनिंग और दूसरा होता है इमोटिव यूज ऑफ मीनिंग, यानी भाषा का संदर्भ परक अर्थ, या उसको साइंटिफिक यूज ऑफ मीनिंग कह सकते हैं। और इस साइंटिफिक यूज ऑफ मीनिंग का अर्थ क्या है, इस वैज्ञानिक प्रयोग का अर्थ क्या है, इस वैज्ञानिक संदर्भ की बात समझने की हम कोशिश करें तो इसका अर्थ ये है कि जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसका ठीक ठीक वही अर्थ होता है। इसको हम समझ हिंदी की भाषा में, संस्कृत में कहा समझने की कोशिश करें तो वो अभिधा परक अर्थ होता है, यानी कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए कि ही इज फूल तो उसका एक ही अर्थ होगा कि वो मूर्ख है, इसका दूसरा अर्थ कोई नहीं हो सकता है। अगर वो कहा जाए कि ही इज वाइज तो उसका एक और एक ही अर्थ होता है कि वो विद्वान है। अब इसका जब संदर्भ परक अर्थ ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो मशीनी अनुवाद उसको ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है मशीन के लिए कि वो उस तरह का अनुवाद करे, क्योंकि वो उसका अपना जो विवेक है वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसी डिवाइसेज हम उसमें शामिल कर लें, ऐसी उसमें जो डिवाइसेज और मेमोरीज और इस तरह के इनपुट्स उसमें डाल दें तो वो एक से अधिक अर्थ विश्लेषित करके सामने रख देता है और फिर हम उसमें अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और अपने ढंग से सही और सटीक अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी वर्ड मीनिंग को खोजने के लिए अगर हम डिक्शनरी का प्रयोग करें तो हम पाते हैं कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अब जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हम कौन सा अर्थ सही समझें और किस अर्थ के आधार पर उसकी व्याख्या करें, वहाँ कौन सा अर्थ ज्यादा सटीक होगा, ये विवेक हमारा होता है और इस विवेक के आधार पर ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं कि अनुवाद की जो ये सीमा है ये ठोस और वस्तुपरक अर्थ में तो सही है, इसका उपयोग संभव है, ये उसको क्रियान्वित कर भी सकता है, अनुवाद किया भी जा सकता है। और जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर है, मंत्रा है, अनुसार का है और जो हमने बताया, इनका उपयोग हो रहा है, व्यापक पैमाने पर हो रहा है। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया किसी कविता का भी अनुवाद कर दिया हो, किसी संश्लिष्ट व्याख्यान का भी अनुवाद कर दिया हो, किसी के भाषण का भी सही ढंग से अनुवाद हो गया हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ भावनाएं, अभिव्यक्तियां होती हैं, जहाँ संवेदनाएं होती हैं, मशीन उसको उस ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता है। इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें कि आजकल रोबोट का भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि ऑपरेशन में भी हो रहा है, लेकिन उसका जो संचालन है वो कोई मनुष्य ही कर रहा है, मानव विवेक ही कर रहा है। तो अब रोबोट के माध्यम से सारे कार्य संभव नहीं है, रोबोट वे सारे कार्य नहीं कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है। यही स्थिति मशीनी अनुवाद की है। मशीनी के अनुवाद के संदर्भ में भी इसको हम देखने समझने की कोशिश करें तो शायद हम सही दिशा में पहुंच सकेंगे और हम सही ढंग से न्याय कर सकेंगे। अब हम मशीनी अनुवाद की संभावना की बात करते हैं। संभावनाएं हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसका फ्यूचर क्या है। मशीनी अनुवाद का भविष्य व्यापक है। जैसे बहुत सी चीजें हम आजकल विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश हम करें तो हम जान जाएंगे कि मशीन भी बहुत उपयोगी है। खासतौर से जो सूचना परक साहित्य है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो वेल स्क्रिप्टेड है, जो केवल सूचनाओं को संप्रेषित करता है, जो केवल विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करता है बल्कि जानकारियां इकट्ठी करता है,
उस तरह के साहित्य के संप्रेषण में, उस तरह की चीज़ों को प्रस्तुत करने में ये बहुत उपयोगी हो सकता है। इसकी संभावनाएं प्रबल है, इसलिए मशीनी अनुवाद की संभावना बढ़ गई। तो आज हमने जो चर्चा की कि मशीनी अनुवाद एक परिचय, तो मशीनी अनुवाद की क्या उपयोगिता हो सकती है, मशीनी अनुवाद के विभिन्न तरीके क्या हैं, विभिन्न उससे संदर्भवान क्या बिंदु है, इनके संदर्भ में हमने संक्षेप में चर्चा की भी। ये चर्चा हम संपन्न करते हैं, फिर अगली चर्चा में। धन्यवाद।